बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, राशिद याकूब खान आपके सामने हाज़िर है और आज बात करेंगे कि 5 अगस्त 2019 को वो तारीख़ का बदतरीन दिन था जब हिंदुस्तान ने शब खून मारा मकबूजा कश्मीर में, और उसने एक ऐसा इक़दाम किया कि 35A और 370 का ख़ात्मा करके उसने मकबूजा कश्मीर में जुल्म और जबर के पहाड़ तोड़ दिए। इस हवाले से आज बात करेंगे। यूम इस्तिसाल के हवाले से मुख्तलिफ़ शख्सियात आज हमारे प्रोग्राम का हिस्सा होंगी, आपको सुनाएंगे गुफ्तगू। आपने हमारे साथ रहना है। बात करेंगे शेख अब्दुल मतीन साहब जो सेक्रेटरी जनरल हैं आल पार्टीज़ हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के, और इनसे बात करेंगे कि ये क्या कहते हैं, इनका मौक़िफ़ क्या है मकबूजा कश्मीर की जो बिगड़ती हुई सूरत हाल है, और मकबूजा कश्मीर में जो शब खून मारा है हिंदुस्तान ने, उस हवाले से ये क्या राय रखते हैं। क्या कहेंगे शेख साहब, जो सूरत हाल देख रहे हैं 5 अगस्त के जो इक़दामात हैं, आप समझते हैं कि हिंदुस्तान के लिए मज़ीद ख़तरात पैदा हो सकते हैं या मकबूजा कश्मीर के लोगों के लिए ज़्यादा ख़तरनाक हैं? देखिए जी, 5 अगस्त 2019 में जो भारत ने एक दफ़ा फिर शब खून मारा है, क्योंकि इससे पहले भारत ने जो है 27 अक्टूबर 1947 में एक शब खून मारा है। तो उसके बाद जो आर्टिकल्स उन्होंने ख़त्म किए हैं 35A और 370, उसका मतलब है जो रियासत के अपने कुछ हुकूक थे उस पर भी भारत ने डाका डाला है। कश्मीरियों की जो असल जदोजहद है वो है आज़ादी की जदोजहद, लेकिन हम आज़ादी पसंद लोग या तहरीक पसंद लोग इसलिए इसकी मज़ामत करते हैं कि भारत के जो मज़मूम अज़ाइम है जो कि अब आशगार भी हुए हैं, वो ये है, वो मकबूजा कश्मीर में असल में डेमोग्राफिक चेंजेस लाना चाहते हैं। इसीलिए उन्होंने क्या किया है, जो गैर रियासती बाशिंदे हैं यानी लाखों की तादाद में उन्होंने उनको यानी सर्टिफिकेट्स दिया है। कश्मीर की जो सूरत हाल आपने भी बयान की है, और अगर हम 5 अगस्त से पहले देखेंगे जितनी भी ह्यूमन राइट्स वायलेशन हो रही है, तो हम समझते हैं 5 अगस्त के बाद हर एक जुल्म और जबर और इंसानी हुकूक की पामाली में जो है दुगना इजाफा हुआ है। इसलिए जो अगर हम इस वक्त मकबूजा कश्मीर की जो बात करेंगे तो कश्मीर जो है वो एक ना एक बहुत बड़ा यानी जेल खाना बना हुआ है। कश्मीर में जो है यानी इंसानी अलमिया है, और भारत ने जो नए जो ब्लैक लॉज उन पे यानी ये लागू किए हैं, जिस तरह ऊपर है जिसके तहत जो है वो कश्मीरियों की ज़िंदगी को मज़ीद अजीरन बना रहा है। आए रोज़ काले कवानीन का जो नफाज है, और फिर 35A और 370 का जो ख़ात्मा उसने किया है, आप ये समझते हैं कि हिंदुस्तान की ये जो प्लानिंग है ये कामयाब हो जाएगी कि जो अक्सरियत है उसको अक़लियत में बदला जाए? देखिए, हिंदुस्तान की जो ये ना प्लानिंग वहाँ पे कामयाब नहीं होगी, लेकिन जो अक्सरियत की बात आपने कहा मुसलमानों की अक़लियत में चेंज करना, उसके लिए वो एक प्लानिंग के साथ जा रहा है। एक तो हमारी नस्ल कुशी की जा रही है, दूसरा ये जो नए जो ना ये नए रियासती बाशिंदों को वहाँ आबाद किया जा रहा है। तो क्योंकि कश्मीर का जो मसला है वो एक बैनुल अक़वामी मसला है, कश्मीर का मसला जो है अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादें मौजूद है, क्योंकि फ़ैसला तो लोगों को ही करना है। तो भारत के जहन में ये एक बात भी है, अगर किसी वक्त भी हमें अक़वाम मुत्तहिदा के करारदारों को पर अमल करना पड़ेगा, तो हम न क्यों ना मुसलमानों की जो वहाँ पे अक्सरियत है, जो असल में उनका टारगेट है, उसको अक़लियत में तब्दील करेंगे, और उसके हवाले से वो एक जामिया पॉलिसी के तहत वहाँ अपने उन्हें जो मज़मूम अज़ाइम है उनको लागू कर रहा है। सही है, लेकिन शेख साहब जो सूरत हाल नज़र आ रही है, अगर देखा जाए तो इस तहरीक में बढ़ चढ़ कर नौजवान हिस्सा ले रहे हैं, टारगेट नौजवान बनते जा रहे हैं, जो लीडरशिप है वो नज़रबंद है, यासीन मलिक साहब की सेहत बिगड़ती जा रही है, वो कैद हैं, उनको उम्र कैद की सज़ा सुना दी गई है। फिर ऐसी सूरत हाल में तहरीक को आप समझते हैं कि फ़ायदा होगा या नुकसान होगा, क्या होगा? देखिए, मैं आपको बताऊंगा, जहाँ पे भी मार्का होता है आज़ादी का, ठीक है, हिस्ट्री हमारे सामने है, ठीक है ना।
आजमाइश होती है, नामसाइद हालात होते हैं, लेकिन एक ना एक दिन मतलब ना आज़ादी वो हासिल कर रहे हैं जो अपने हक़ के लिए लड़ते हैं। तो हम ये समझते हैं कश्मीरियों की जो हमारी जद्दोजहद है ये हक़ पे मबनी है और हम इंशाल्लाह आज़ादी नसीब करेंगे, हासिल करेंगे। अब जहाँ तक आपने लीडरशिप की बात की है, क्योंकि मसरत आलम भट्ट साहब जो कि चेयरमैन है कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के, इसी तरह शबीर अहमद शाह साहब, आसिया इंद्राबी साहब, यानी नईम खान साहब, और ख़ासकर जो आपने अभी यासीन मलिक साहब के हवाले से बात की है जिसकी सेहत भी जो है बिगड़ती जा रही है रोज़ बरोज़, ये सब जो हथकंडे हैं ना, और अगर आप इसको भी देखेंगे ये किस तरह बंद है, वो NIA जो है नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के तहत इन्होंने इनको गिरफ्तार किया है, यानी वो जो इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है, हम समझते हैं ये जो NIA भी है ये भी एक जंगी हरबे के तौर पे भारत इस्तेमाल कर रहा है, जिस तरह उन्होंने मकबूजा कश्मीर में मॉलेस्टेशन को इस्तेमाल किया है जंगी हरबे के तौर पे। लेकिन आप देख लीजिए क्यों उन्होंने हमारी लीडरशिप को बंद रखा है। बुनियादी वजह है भारत को पता है कि लोग लीडरशिप के साथ है, वो बाहर आएंगे, लोग बाहर आएंगे, बाहर निकलेंगे तो इंशाल्लाह जो हमारी कायदीन की जद्दोजहद है, जो आवाम की जद्दोजहद है, वो रंग लाएगी इंशाल्लाह, और कश्मीरी जो है वो आज़ादी हासिल करेंगे। भारत को नविश्ता दीवार पढ़ना चाहे, नविश्ता दीवार ये है ताकत के बलबूते पे आप किसी कौम को हमेशा के लिए जो है ना ये गुलाम नहीं बना सकते। जो शब खून मारा है हिंदुस्तान ने मकबूजा कश्मीर में और 35 से 370 का ख़ात्मा किया है, आप ये समझते हैं कि उसकी ये चाल वक्ती तो कामयाब नज़र आ रही है, आइंदा मुस्तकबिल में उसका क्या देख रहे हैं? जी, इसमें मैं समझता हूँ कि गुज़श्ता 70 साल से जो इंडिया की बर्बरियत कश्मीर में जारी है तो उनकी हो रही है, और ये मैं समझता हूँ कि एक बहुत ही बड़ा, वो इससे पहले बेशुमार हमारे 1 लाख से ज़्यादा 89 से लेकर आज तक 1 लाख से ज़्यादा हमारे नौजवानों बुज़ुर्गों को शहीद किया गया। मैं समझता हूँ कि ये जो सबसे बड़ा जो उनका ये कदम था 5 अगस्त वाला, कि जिसमें उन्होंने हमारी शनाख्त छीनने की कोशिश की, और उसमें उन्होंने बिलखुसूस 35A जो है जो वो कश्मीरियों की शनाख्त का एक वो उसमें ज़रिया था कि उसमें नॉन कश्मीरी स्टेट सब्जेक्ट होल्डर वहाँ पे कश्मीर में कोई वो जाके वहाँ पे उसका शहरी नहीं बन सकता था। तो ये उन्होंने 37 तो एक स्पेशल स्टेटस के रियासत के हवाले से थी। तो ये मैं समझता हूँ कि इंडिया की वक्ती तौर पे जिस तरह आपने भी कहा, ये ज़रूर उनकी खुशफहमी है, लेकिन कतन भी किसी भी ज़राए से कौमों की आज़ादी की तहरीकों को आप जो भी उनके साथ आइनी जबर करें या फौजी तसल्लुत के ज़रिए या दीगर हरबों के ज़रिए, आप उनको कभी भी कश्मीरियों को अपने उस पैदाशी हक से महरूम नहीं रख सकते। नौजवान इस तहरीक का हिस्सा बनते नज़र आ रहे हैं, लेकिन टारगेट भी नौजवान है, कैसे चलेगी तहरीक? देखिए, ये तो उनको पता है कि जो कश्मीरी यूथ है उसमें बड़ा पोटेंशियल है और उसमें बड़ी तड़प है वो आज़ादी की तहरीक, लेकिन इसके बावजूद मैं समझता हूँ कि नौजवानों के हाथ जब कोई तहरीक चढ़ती है तो उसमें बेशुमार कबातें जन्म लेती हैं। ये वह तहरीक है दुनिया की जिसमें वो खालिस्तान इंडिजिनस मूवमेंट है, कश्मीरी नौजवान उसको लीड कर रहे हैं और बुज़ुर्ग भी उसमें कुर्बानियाँ दे रहे हैं, और सबसे बढ़ के हमारी ख़वातीन, माएँ, बहनें, उनकी असमतें भी इस आज़ादी की नज़र हुई हैं। तो वो मैं समझता हूँ कि कश्मीरी यूथ को एक वाज़े उनका वो मंजिल नज़र आ रही है, और बड़े इत्तेहाद और इत्तेफाक से, और वो खालिस्तान गैर मसल्लह एक तहरीक है। इसमें कोई भी आप देख लें, आए रोज़ वहाँ पे जो कश्मीरी नौजवानों का वहाँ पे कत्लेआम हो रहा है, उनको शहीद किया जा रहा है, तो कहीं से भी कोई इंडियन जो आपके गंडा है वो उसमें बड़े माहिर हैं, उनके जो मीडिया है, लेकिन इसके बावजूद कहीं से आपको कहीं AK-47 बरामद नहीं हो रही या कोई इस तरह का कोई एक्सप्लोजिव उनके पास से, जो भी गैर मसल्लह लोग वहाँ पे वो शहादतों उनको के रुतबे पे पहुँचे या उनको शहीद किया गया, उनको दरिंदगी का निशाना बनाया गया। तो कश्मीरी नौजवान इन सारी मुश्किलों से गुजरते हुए अब मैं समझता हूँ कि उनके मंजिल जो आज़ादी है उससे वो किसी भी सूरत में वो उस पर कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगे। आज़ाद कश्मीर असम्बली के मेंबर आने की हैसियत से आप दुनिया से क्या अपील करेंगे, जो बर्बरियत है, जो जुल्म है मकबूजा कश्मीर के अंदर? तो ये जब से ये सिलसिला शुरू है, कश्मीरियों की क़यादत इस तरफ है या उस तरफ, या हमारी ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस है और ईद कॉन्फ्रेंस है, ये अक़वाम आलम को उनके ज़मीर झंझोड़ने के लिए मुख्तलिफ़ तरीक़ों से वहाँ पे जाकर मुख्तलिफ़ मेमोरेंडम दे के UN को हर हफ्ते के बाद एक यहाँ पे आप देखें मुज़फ़्फ़राबाद में और पूरे आज़ाद कश्मीर और इस्लामाबाद में कश्मीरी एहतजाज करते हैं, और फिर
वहाँ पे वो उनको मेमोरेंडम देते हैं। अब ये एक सॉफ्ट किस्म का हमारा जो आप समझ रहे हैं कि इसको प्रोटेस्ट है, और मैं समझता हूँ कि जदीद दौर में सॉफ्ट प्रोटेस्ट को महसूस करना चाहिए, और ये अलमिया है हमारे साथ कि हमारे हमारे साथ जो ज्यादती है उनको जो बैन अवी बरदरी है उसको एड्रेस नहीं कर रही है। तो हम ये उनसे ही गुजारिश करेंगे, जो उनके मिशन हैं, हमारे जो लोग हैं उनसे यहाँ पे भी मुलाकातें करते हैं और फिर बैरून मुल्क भी वफूद जाते हैं। तो इसमें मैं यही गुजारिश करूँगा कि हमारे हालत इज़हार को जो है वो उस पर ज़रूर नज़र रखी जाए। कोई बड़ा अलमिया, कोई सानिया ये इस रीजन में रूनुमा होने से बचने के लिए पुरअमन आज़ादी की तहरीक को मंतकी इंजाम तक पहुँचाने के लिए बैन अवी बरदरी को हमारी मदद और हमायत करनी चाहिए। जी नाज़रीन, मकबूजा कश्मीर में जो सूरत हाल है वो इंतहाई बिगड़ती हुई सूरत हाल है, और 35A और 370 के ख़ात्मे के बाद आलमी मीडिया कितनी स्पेस दे रहा है। आबद अब्बासी जो सीनियर सहाफ़ी हैं उनसे बात करेंगे। अब सब आप क्या कहते हैं कि आप समझते हैं कि आलमी मीडिया में वो स्पेस मिल रही है जो मकबूजा कश्मीर में जुल्म और जबर है, और उसकी तस्वीर वहाँ पेश की जा रही है? बहुत शुक्रिया। आज 3 साल मुकम्मल हो गए हैं भारत की जानिब से मकबूजा जम्मू कश्मीर के अंदर 35A और 370 को वहाँ से उठाए हुए, और जिसका अल्टीमेटली नुकसान कश्मीरियों को हो रहा है, चूँकि उनको जो हुकूक वहाँ पर हासिल थे एक मुतनाज़ा खसियत होने के नतीजे में, जो एक उम्मीदें लगाए बैठे थे अक़वाम मुत्तहिदा के साथ कि वहाँ पर जो है वो रायशुमारी होगी और वो हक़ खुदात उनको मिल पाएगा, इसके बाद एक कन्फ्यूजन सी क्रिएट हो गई है। और गो कश्मीरी इस मामले में बड़े क्लियर हैं कि उनको ये राइट मिलना है। अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादें इस मामले में जामन है, लेकिन जो इस वक्त वहाँ पर सूरत हाल है, इब्तदाई दिनों के अंदर अगर हम बात करें, साल जो पहला था उसके अंदर आलमी मीडिया ने और उसके साथ साथ जो खासकर हमारा मुल्की मीडिया है पाकिस्तान के अंदर, जो इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया ने बहुत जगह दी कश्मीरियों के उन मसाइल के हवाले से, लेकिन रफ्ता रफ्ता हमने उसके अंदर देखा कि वो कमी आती चली गई। और जिस कदर बड़े ज़ोर के साथ कश्मीरियों के मसले को इंटरनेशनल सतह पर आलमी मीडिया ने उठाया था, चूँकि वहाँ पर हर तरह से भारत ने कदगनें लगा रखी थी मकबूजा जम्मू कश्मीर के अंदर, और दूसरी जानब जो बैनुल-अक़वामी मीडिया था उसने दुनिया तक कश्मीरियों की आवाज़ पहुँचाई थी कि वहाँ पर कश्मीरियों के साथ जुल्म हो रहा है, उनके हुकूक की खिलाफ वर्जी की जा रही है, उनको जो दिए गए राइट्स हैं वो भी वापस ले लिए गए। अब सूरत हाल वहाँ पर चेंज हो गई है। इंडिया ने एक मीडिया पॉलिसी दी मकबूजा कश्मीर के को सामने रखकर, वहाँ पर जिस तरह की मीडिया पॉलिसी दी गई उसके नतीजे में वहाँ पर अब कोई लिख नहीं पा रहा। वहाँ पर कश्मीर के मामले को लेकर, उसके मुद्दे को लेकर दुनिया में उठाया जाए, वहाँ के मकामी अखबारात, वहाँ के मकामी एडिशन बंद किए जा रहे हैं, ऑनलाइन एडिशन बंद हो गए। अब जहाँ तक सोशल मीडिया का ताल्लुक, आप देखिए जहाँ पर पिछले 1 साल या पिछले 3 सालों के अंदर 36 बार 40 बार इंटरनेट बंद कर दिया गया हो, और उसको इस कदर मुतासर कर दिया गया हो कि जो इस कदर रफ्तार पूरी दुनिया के अंदर इंटरनेट की मैसर है लोगों को रसाई के अतबार से, वहाँ उनको मैसर ना हो, तो आप मुझे बताइए वो क्या काम कर पाएंगे। दूसरी जानब सबसे बड़ा इशू ये है, आप और मैं, ये तो मकबूजा कश्मीर के लोगों की बात है, कश्मीर के अंदर बसने वाले लोगों की बात है, आप और मैं और दुनिया के अंदर बसने वाला हर एक शख्स जो कश्मीर के मामले को लेकर लिखना चाह रहा है उसका अकाउंट ब्लॉक कर दिया जाता है, इस लिहाज से कि वहाँ पर किसी न किसी तरह से एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो इंडियन नवाज बैठी हुई है इन तमाम बड़े फोरम पर जहाँ पर लोगों को इज़हार राय की आज़ादी होनी चाहिए और एक लेजिटिमेट आज़ादी है। लेकिन चूँकि इन फोरम पर जब इंडियन नवाज लोग वहाँ पर बैठे होंगे तो डेफिनेटली वो अकाउंट बंद करते हैं, वो भारत के अगेंस्ट कोई बात सुनने को तैयार नहीं है, जिसके नतीजे में सबसे ज़्यादा हालात इस लिहाज से बिगड़ते जा रहे हैं कि वो फोरम जो मैसर हैं लोगों को अपनी बात करने के अतबार से, अपनी वाल पर बात करने के अतबार से, अब वो भी उनसे छीने जा रहे हैं। और इन हालात में मकबूजा कश्मीर के लोगों की वॉइस जो बुनियादी तौर पर वो कोशिश कर रहे हैं कि दुनिया तक पहुँचाकर अपने मसाइल को हल करने के लिए वो कम होती जा रही है। लेकिन मैं इस लिहाज से ज़रूर समझता हूँ कि ख़ासकर वो दुनिया जो पहले यानी 3 साल कबल कश्मीर के हवाले से नहीं जानती थी, अब वो जानने लग पड़ी है, उसके ऊपर लिखने लग पड़ी है, उसके बारे में सवाल उठाने लग पड़ी है। ये वो ऐसी सूरत हाल है जिसमें कश्मीरियों को कहीं ना कहीं जगह मिली, कहीं ना कहीं स्पेस मिली, और जिसके नतीजे में आलमी फोरम पर भी अब कश्मीर का मसला किसी न किसी सूरत डिस्कस हो रहा है। मुझे बहुत उम्मीद है कि
کہ وہ برادری، وہ عالمی برادری جو یہ سمجھتی ہے کہ لوگوں کے مسائل کے حل کے ساتھ ساتھ لوگوں کے جو حقوق ہیں ان کو ملنے چاہیے. یہ ہیومن رائٹس وائلیشن کا ایشو ہے، ہیومن رائٹس کا ایشو ہے. کشمیر کے اندر ہیومن رائٹس کی وائلیشن بند ہونی چاہیے، بھارت جو کر رہا ہے وہاں پر، اور عالمی برادری اس پر اپنا کردار ادا کرتے ہوئے کشمیریوں کو حق خود ارادیت دلوائے. جی ناظرین، 35A اور 370 کے خاتمے کے بعد مقبوضہ کشمیر کی جو صورتحال ہے وہ بگڑتی ہی جا رہی ہے. اقوام متحدہ اپنی قراردادوں پہ عمل درآمد کروانے میں کیوں ناکام رہا ہے، اور عالمی برادری کی جو معنی خیز خاموشی ہے، کیا ہو سکتا ہے مقبوضہ کشمیر میں، اور اس خطے کے امن کو کیسے بچایا جا سکتا ہے؟ آج موجود ہے میرے ساتھ ڈاکٹر سردار محمد کلیم خان صاحب، ان سے بات کرتے ہیں. ڈاکٹر صاحب، آپ کیا کہتے ہیں کہ جو مقبوضہ کشمیر کی صورتحال ہے، جو شناخت بگاڑی گئی ہے، جو کشمیریوں کی شناخت چھین لی گئی ہے، آپ حالات کیا دیکھ رہے ہیں کہ کیا کشمیری اپنی شناخت واپس لینے میں کامیاب ہو سکیں گے، یا ہندوستان اپنے مقصد میں کامیاب ہو جائے گا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں، قوموں کی شناخت تو ازل سے بنی ہوئی ہے. کشمیری سب کانٹیننٹ کی ایگزسٹنس سے پہلے ایک پرانی ریاست ہے یہ، اور ڈیموگرافک چینج جو اس کی وجہ سے یا جو سپریشن ہے ود لاسٹ 3 ایئرس، 3.5 سال ہو گئے، وہاں انہوں نے باہر سے آ کے نان اسٹیٹ سبجیکٹ بھی بسائے ہیں، ان کی املاک بھی جو مقامی کشمیری ہیں ان کی چھین لی گئی ہیں. لیکن اس کے باوجود ایک چیز آپ دیکھیں گے کہ ہندوستان سیج کیوں نہیں ختم کر سکا. اگر اس نے یہ سارا کام ختم کر دیا، 35A اور 37 کے ختم ہونے سے کشمیری کی شناخت ختم ہو جاتی، تو پھر اس نے وہ 8 لاکھ 10 لاکھ آرمی کیوں رکھی ہوئی ہے 3-3.5 سال؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے یہ ختم کر کے تو ایک ٹائم بم کے اوپر پاؤں رکھا ہوا ہے کہ اگر وہ پاؤں ہٹاتا ہے تو وہ بلاسٹ ہوتا ہے. یہ کتنا عرصہ یہ چیز وہاں مینٹین رہے گی؟ اس کا ریپریکیشنز جو ہیں، آپ نے دیکھا کہ پورے ہندوستان میں مسلم اقلیت جو ہے وہ اٹھ کھڑی ہوئی، اور وہ اس کے خلاف ہندوستان کا جو ایک سیکولر فیس تھا اس کو انہوں نے ایکسپوز کر دی. میں نہیں سمجھتا کہ یہ کوئی سیج جو ہے یا فورس کے بل کے اوپر اس کو ختم کیا جا سکتا ہے. ہندوستان نے یہ جو قدم اٹھایا ہے، 35A اور 370 کا خاتمہ کر دیا، تو اقوام متحدہ تو کوئی ایکشن بھی تو نہیں دیا ہے. دیکھو یہ دوبارہ اگر یہی کچھ پاکستان کرتا تو پھر تو پوری دنیا سراپا احتجاج اصل میں دو وجوہات ہیں. ایک تو یہ ہے کہ ہندوستان ایک بہت بڑی تجارتی منڈی ہے، اور اقوام عالم میں جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، اقوام متحدہ میں جو لوگ بیٹھے ہیں، وہ کمرشل گین دیکھتے ہیں اپنا، کہ ایز کمپیئر ٹو پاکستان کی اکانومی اس طرح کی اسٹرانگ نہیں ہے جتنی انڈیا کی ہے، اور اتنی بڑی کنزیومر مارکیٹ نہیں ہے. اس لیے کوئی دوسرا ملک تو اس کو اٹھا کے لے کے نہیں جائے گا UN میں. یہ تو دوبارہ پاکستان کو یا مسلم ممالک کو اس کے اندر ایک سفارتی محاذ کے اوپر ہمیں ایکٹیو ہونا پڑے گا. اس کو کرنے کے لیے اقوام متحدہ قرارداد کی روشنی میں کوئی سو موٹو ایکشن لینے کی پوزیشن میں نہیں ہے، انلیس کہ دوبارہ اس ٹیبل پہ اس کو لایا جائے اور دوبارہ اس کے اوپر ووٹنگ کرائی جائے. نہیں، لیکن ایسی ساری صورتحال میں کہ جب آپ تجارتی منڈی کی بات کرتے ہیں تو تجارتی منڈی آنا یا بڑی منڈی آنا، یہی رکاوٹ ہے انصاف میں، اور عالمی جو برادری ہے پھر وہ تجارت کے حوالے سے دیکھے گی کہ کہاں انصاف کرنا ہے کہاں نہیں کرنا ہے. دیکھیں نا، انصاف جو ہے وہ جو لوگ اقوام متحدہ میں بیٹھے ہوئے ہیں وہ بڑا سلیکٹیو ہے، اور اپنے انٹرسٹ، ان کے اپنے پوائنٹ آف ویو سے جو چیز جائز ہے، جیسے آچے کو آپ دیکھ لیں، تیمور میں انہوں نے فوراً کر دیا سارے کا سارا، یہاں نہیں ہوا. یہ بات فیکٹ ہے کہ پاکستان کی جو اسٹرینتھ ہے انٹرنیشنل، یا کشمیر کا جو کیس ہے بڑا اسٹرانگ ہونے کے باوجود دنیا کی تاریخ میں سب سے پرانا ایک ڈسپیوٹ ہے جس کے اوپر UN آبزرور بیٹھے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے. لیکن اس کو امپورٹنس نہ ملنے کی جو ایک بنیادی وجہ ہے وہ یہ ہے کہ ہمارا کیس بڑا اسٹرانگ ہے، لیکن اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ انٹرنیشنل برادری جو ہے وہ اس کسی اور ہیومن رائٹ کے پرسپیکٹو سے نہیں دیکھتی، وہ کمرشل پرسپیکٹو سے. جو دنیا کا رویہ ہے، مثلا بے حس دنیا ہو چکی ہے، عالمی رہنماؤں کی جو خاموشی ہے، اس پہ تو افسوس ہوتا ہے. اس گونگی بہری جو دنیا ہے اس کو کیسے جگایا جائے گا؟ مسلم ممالک جو ہیں OIC کو بڑا ایکٹیو ہونا چاہیے. مسلم ممالک میں مختلف سفارتکار جو ہیں ان کو بریفنگ دی جائیں،
اور پاکستان کے جو سفارتکاری ہے اس کے اندر کشمیریوں کو تھارو بلڈ کشمیریوں کو شامل کیا جائے. میرے خیال سے اس کو سب سے جو افیکٹو فورم ہے ہمارا وہ OIC ہے جہاں اس کو دوبارہ ایکٹیو کیا جانا چاہیے. اور وہ ہم خیال لوگ ہیں, ہم مذہب لوگ بھی ہیں, اور وہاں انسانی حقوق کی اس چیز کو ایکسپلائٹ کیا جا سکتا ہے. باقی کسی انٹرنیشنل فورم کے اوپر مجھے نہیں سمجھتا کہ سو کال جو ہماری ڈیولپ ملک ہیں ان کا اس کے اوپر کو مارل پریشر ڈالا جا سکتا ہے. صحیح ہے. لیکن ڈاکٹر صاحب ایک چیز جو دیکھی ہے مقبوضہ کشمیر کے اندر کہ سکالرز قتل ہو رہے ہیں, وہاں جو ڈاکٹرز ہیں ان کا قتل عام جاری ہے. کون سا وہ دہشت گردی میں ملوث تھے, کون سی وہ گن اٹھائے وہ تحریک آزادی میں حصہ لے رہے تھے, وہ تو آزادی مانگنے والوں کی صرف حمایت کرتے ہیں, وہ یہ لکھتے ہیں اور بولتے ہیں ان کے سامنے, تو یہی جو دیکھیں نا اصل چیز یہ ہے کہ یہی وہ سیکولر جو سو کال سیکولر فیس تھا انڈیا کا جو ایکسپوز ہوا لوگوں کے سامنے. یہ جو صاحب رائے لوگ ہوتے ہیں یہ تو بیسیکلی کوئی ملیٹنٹ آرگنائزیشنز کے تو ہوتے نہیں ہیں, یہ تو اپنی رائے دیتے ہیں. جیسے یہاں بھی اسکالرز ہیں, انٹلیکچوئلز ہیں, وہ بولتے ہیں. یہ سارے مہذب دنیا کے لوگ ہیں, لیکن یہ چیزیں دبائی نہیں جا سکتی. پھر الٹیمیٹلی وائلنس بگٹس وائلنس. پھر یہ لوگ سارے کے سارے یا ان کے جو لوائقین ہیں وہ جائیں گے اس طرف جو نہیں ہونا چاہیے. جی جاتے جاتے کو مقبوضہ کشمیر کے عوام کے حوالے سے دنیا کو کوئی پیغام دینا چاہیں, کوئی اپیل کرنا چاہیں؟ دیکھیں کشمیریوں سے تو میری یہی گزارش اور یہی امید بھی ہے کہ وہ کہتے ہیں لمبی ہے غم کی شام ہی تو ہے. بین الاقوامی برادری کو آج نہیں تو کل میرے خیال سے یہ سارے جو دنیا اس وقت ہے ساری کو اندھیرے میں نہیں رہے گی. اس میں کچھ اچھے لوگ بھی ہیں جیسے یورپین یونین جو ہے وہ کر رہی ہے, ان کو کم از کم حق کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے. انٹرنیشنل جو نارمز ہیں پرنسپلز ان کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے. جی ڈاکٹر صاحب آپ کا شکریہ, آپ نے ٹائم دیا. جی ناظرین پروگرام آپ نے دیکھا, اور کشمیر کا جو ایشو ہے وہ بہت ہی سادہ ہے دنیا کے لیے, اور عالمی دنیا کو اس ایشو کے حوالے سے نوٹس لینا چاہیے کہ ہندوستان نے مقبوضہ کشمیر میں قبضہ کیا ہوا ہے, اور قبضہ کرنے کے بعد مقبوضہ کشمیر کے عوام کی وہ آواز دبانا چاہتا ہے, ان پہ ظلم و جبر کر رہا ہے, اور جس کی وجہ سے کشمیری آزادی بھی مانگتے ہیں اور اپنا جو تشخص ہے وہ بھی ہندوستان سے مانگ رہے ہیں. دنیا اس بارے میں جب تک نوٹس نہیں لے گی اس خطے کا اور دنیا کا جو امن ہے وہ برباد ہو سکتا ہے. اسی کے ساتھ ہی راشد یعقوب خان کو دیجیے اجازت. اللہ نے